यह साल था 2003 का, जब यूएस आर्मी से बचने के लिए सद्दाम हुसैन इराक की राजधानी बगदाद से बहुत दूर एक फार्म हाउस में एक ऐसे गड्ढे में छिपा हुआ था जहां सीधे खड़े होना भी बेहद मुश्किल था। जब सद्दाम हुसैन की तलाश में यूएस आर्मी इराक का चप्पा चप्पा छान रही थी, खासकर बगदाद का, तब सद्दाम स्पाइडर होल कहे जाने वाले इसी गड्ढे में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और ये जो जगह थी वो अद्दौर नाम के एक छोटे से गांव में थी, जो तिक्रित यानी सद्दाम के बर्थ प्लेस से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। सद्दाम को पता था कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है और अगर वो ज्यादा देर तक जमीन के ऊपर रहा तो वो कभी न कभी अमेरिकी ड्रोन या फिर स्पाई सैटेलाइट्स की नजरों में आ सकता है। इसलिए अद्दौर के इस फार्म हाउस में उसने झोपड़ी के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा खुदवाया, जिसका एंट्री पॉइंट हमेशा लकड़ी के एक चौकोर ढक्कन से ढका रहता था। ऐसा माना जाता है कि सद्दाम हुसैन के एक काफी करीबी बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम ने ही उसे स्पाइडर होल का आइडिया दिया था। जब बगदाद में सद्दाम को ढूंढा जा रहा था, तब इब्राहिम ने ही उसे अपने नेटवर्क के जरिए सेफली अल्दौर के इस फार्म हाउस तक पहुंचाया था। मोहम्मद इब्राहिम ये भी जानता था कि यूएस ऑफिसर्स कभी न कभी उसके सहारे सद्दाम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो अद्दौर से निकलकर वापस बगदाद चला गया। हाँ, लेकिन सद्दाम हुसैन की देखभाल के लिए इब्राहिम ने उस फार्म हाउस पर 2 नौकर रखे जो उसके काफी भरोसेमंद थे, और यही 2 लोग फार्म हाउस में छोटे मोटे काम करते थे और सद्दाम हुसैन की हर छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। सद्दाम जब इस स्पाइडर होल में रह रहा था तो वो रोज नियमित रूप से कुरान पढ़ता था और हर दिन एक डायरी में कुछ न कुछ कहानियां लिखता रहता था और कुछ गलतियां होने पर उनमें सुधार करता था। ये सब वो इसीलिए करता था ताकि किसी तरह उसका समय कट सके। वो इस स्पाइडर होल में हमेशा बोरियत महसूस करता था, साथ ही हर वक्त उसे एक अनजाना डर भी सताते रहता था। सद्दाम को अमेरिका से ज्यादा अपने ही लोगों से धोखा खाने का डर था। उसे हर वक्त लगता था कि उसका कोई अपना ही कभी न कभी उसके बारे में यूएस आर्मी को इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसलिए उसने अपनी जरूरतें इतनी कम कर दी थीं कि उसे ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में रहने की जरूरत ही न पड़े। उस गड्ढे में अंधेरे से बचने के लिए उसके पास एक छोटी टॉर्च थी। उसके पास कुछ बैटरियां वगैरह भी थीं जिससे वो एक छोटा पंखा चलाया करता था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम पर उसके पास एक रेडियो भी था, जिसके सहारे उसे इराक में हो रही सारी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिल जाती थी। वो टॉयलेट जाने के लिए भी सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलता था और सिर्फ रात में ही थोड़ी देर बाहर टहलता था। दिन में बाहर निकलने से उसे डर लगता था कि कहीं कोई ड्रोन या सैटेलाइट उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर ले। सद्दाम हुसैन के पास कुछ चॉकलेट्स, थोड़ा बहुत कैंड फूड और खजूर के कुछ पैकेट्स थे जिन्हें खाकर वो दिन में गुजारा कर लेता था। उसके नौकर उसके लिए सिर्फ रात को ही खाना बनाते थे और खाने में उसके लिए ज्यादातर चावल और उबली हुई सब्जियां ही बनाई जाती थीं। इन सबके अलावा सद्दाम को एक और चीज खाने की बड़ी तलब रहती थी और वो थी मज़गूफ नाम की मछली। मज़गूफ एक इराकी फेमस फिश है जो इराक के टिग्रिस और यूफ्रेटिस जैसे इलाकों में पाई जाती है। सप्ताह में एक बार इस मज़गूफ मछली की डिश को सद्दाम तक पहुंचाने का काम मोहम्मद इब्राहिम ही करता था, लेकिन सद्दाम को यह नहीं पता था कि इसी मछली की आदत के चलते वो एक दिन पकड़ा जाएगा। अब असली सवाल यह था कि अमेरिका सद्दाम के पीछे क्यों पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका को यह शक था कि सद्दाम के पास न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ सैरिन गैस, VX नर्व एजेंट और एंथ्रैक्स जैसे खतरनाक केमिकल वेपन्स हैं जो वो कभी भी किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका यह भी मानता था कि सद्दाम अल-कायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों को सीक्रेटली फंडिंग और सपोर्ट करता है। अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ऐसे किसी भी एक्टिविटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने सद्दाम को साफ साफ चेतावनी दी कि वो सरेंडर कर दे और अपने हथियार अमेरिका को सौंप दे। लेकिन सद्दाम ने इसके लिए साफ मना कर दिया और उल्टा वो अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी करने लगा। अब अमेरिका के लिए सद्दाम को पकड़ना हर हाल में जरूरी हो चुका था। इसी बीच 19 मार्च 2003 को CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को एक बेहद सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी। इनपुट यह था कि सद्दाम अपने दोनों बेटे उदय और कुसै के साथ बगदाद के एक विला के नीचे बने बंकर में छिपा है और वहां वो कुछ सीक्रेट प्लान बना रहा है। सद्दाम को पकड़ने की ये एक प्राइम अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए उसी दिन शाम 5 बजे अमेरिका ने बगदाद के उस सस्पेक्टेड हाइडआउट पर चारों तरफ से बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला कर दिया। लेकिन सद्दाम वहां से पहले ही निकल चुका था। असल में उसने बगदाद के नीचे एक सीक्रेट टनल नेटवर्क बना रखा था जो इतने मजबूत थे कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी उन्हें पूरी तरह डैमेज नहीं कर सकते थे। बगदाद से निकलने के बाद वो एक सेफ हाउस से दूसरे सेफ हाउस में छिपता रहा। जब सद्दाम अमेरिका के हाथ नहीं आया तो अमेरिकियों ने सद्दाम और उसके करीबी लोगों को पकड़ने के लिए एक क्रिएटिव तरीका निकाला। उन्होंने अपने सोल्जर्स को ताश के पत्ते खेलने को दिए, जिसमें एस कार्ड पर सद्दाम की फोटो, किंग ऑफ स्पेड्स पर उसके बड़े बेटे उदय और किंग ऑफ क्लब्स पर छोटे बेटे कुसै की फोटो प्रिंट थी और बाकी के पत्तों पर सद्दाम के करीबी ऑफिसर्स की फोटो प्रिंट थी, ताकि अमेरिकन सोल्जर्स को ताश खेलते खेलते इनमें से हर एक का चेहरा याद हो जाए। इधर इराक में कई जगह की गई छापेमारी के बाद भी जब सद्दाम और उसके बेटों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो अमेरिका ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने सद्दाम की खबर देने पर $25 मिलियन और उसके बेटों की खबर देने पर $15 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया। इस इनाम का असर भी जल्द ही देखने को मिला। जब उदय और कुसै जिस विला में रह रहे थे
उसके ओनर ने ही पैसों के लालच में उन दोनों का इनपुट अमेरिका को दे दिया। इनपुट मिलते ही 21 जुलाई को अमेरिकन फौज ने उस विला को चारों तरफ से घेर लिया और उदय और कुसै को सरेंडर करने को कहा। लेकिन सरेंडर के जवाब में उदय और कुसै ने उन पर फायरिंग कर दी। तब अमेरिकन सोल्जर्स ने बिना देर किए रॉकेट लॉन्चर से पूरे विला को ही उड़ा दिया। इस ऑपरेशन में उदय और कुसै के साथ साथ उदय के 14 साल के बेटे मुस्तफा और उनके एक बॉडीगार्ड की भी जान चली गई। इसके कुछ दिन बाद सद्दाम का एक टेप जारी हुआ जिसमें उसने अपने बेटों को इराक का शहीद बताया और उसने कहा कि वो यूएसए से इसका बदला लेकर रहेगा। इसके बाद सद्दाम को पकड़ने की मुहिम और तेज हो गई, लेकिन कई महीने बीत गए। अमेरिकी फौज ने कई नाकाम छापे मारे, लेकिन फिर भी उन्हें सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच एक CIA ऑफिसर एरिक मैडक्स ने सद्दाम के पुराने ड्राइवर, कुक और बॉडीगार्ड को टारगेट करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में सद्दाम इनमें से किसी न किसी के कांटेक्ट में तो जरूर होगा। एरिक मैडॉक्स ने जब सद्दाम के एक पुराने हाउसकीपर को अपनी कस्टडी में लेकर इंक्वायरी की तो उसे दो अहम बातें पता चलीं। पहली ये कि मोहम्मद इब्राहिम, जो सद्दाम का बॉडीगार्ड था, उसके ऊपर सद्दाम काफी भरोसा करता था और मोहम्मद इब्राहिम सद्दाम की 3 लेयर सिक्योरिटी के सबसे अंदरूनी लेयर का हिस्सा था। दूसरा ये कि इराक में अमेरिकन कब्जे के खिलाफ जो थोड़े बहुत इराकी लड़ाके गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, उनका लीडर भी इब्राहिम ही था। अब मैडॉक्स ये तो जान गया था कि अगर इब्राहिम सद्दाम का इतना खास आदमी है तो उसे ये तो पता होगा ही कि सद्दाम आखिर है कहां। उस हाउसकीपर से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने पर मैडॉक्स को यह पता चला कि सद्दाम को मसगूफ मछलियां बहुत पसंद हैं और ये मछलियां कुछ चुनिंदा जगहों जैसे समारा सिटी के पास के फार्म हाउस में ही मिलती हैं। और उसने ये भी बताया कि इब्राहिम और उसका बेटा अक्सर मछली पकड़ने समारा सिटी के फार्म हाउस जाते रहते हैं। इसके बाद मैडॉक्स ने मोहम्मद इब्राहिम को ट्रैक करने के लिए समारा के पास उस संदिग्ध फिश फार्म पर छापा मारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे वहां इब्राहिम नहीं मिला। हाँ, उसे वहां 2 मछुआरे मिले, जिनमें से एक मछुआरे ने मैडॉक्स को बताया कि अमेरिकी आर्मी के बगदाद आने के बाद से इब्राहिम और उसके लड़के ने फिशिंग पर आना बंद कर दिया है। साथ ही उस मछुआरे ने मैडॉक्स को बगदाद की उस लोकेशन के बारे में भी बताया जहां उस फार्म से उसके एक अंकल को मसगूफ मछली भेजी जाती थी। मैडॉक्स ने यह जानने के लिए कि आखिर ये मसगूफ मछलियां कहां कहां सप्लाई की जाती हैं, मछुआरे के बताए हुए उसी एड्रेस पर रेड डाली। इसे मैडॉक्स का लक कहें या कुछ और कि मोहम्मद इब्राहिम उस वक्त उसी जगह पर मौजूद था और उस वक्त वो वहां मसगूफ मछली खरीदने ही आया था। मैडॉक्स ने इब्राहिम को कस्टडी में लेकर उससे इनपुट निकलवाने की कोशिश की। इब्राहिम ने पहले तो यह साफ साफ कह दिया कि वो सद्दाम के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब उसे और उसके परिवार को पूरी सिक्योरिटी और अमेरिकन सिटीजनशिप देने का भरोसा दिया गया तो वो टूट गया। उसने मैडॉक्स को उस फार्म हाउस की लोकेशन बता दी जहां सद्दाम छिपा हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने 13 दिसंबर 2003 की रात सद्दाम को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रेड डॉन लॉन्च किया। अंधेरी रात में नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए अमेरिकन कमांडोज ने एड डावर के उस फार्म हाउस को चारों ओर से घेर लिया था। जैसे ही कमांडोज फार्म हाउस के अंदर पहुंचे, सद्दाम के दोनों नौकर उन्हें देखकर भाग खड़े हुए, जिन्हें कमांडोज ने तुरंत दबोच लिया। जब सोल्जर्स ने उनसे सद्दाम के बारे में इनपुट निकलवाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। कमांडोज को सर्च ऑपरेशन में उस फार्म हाउस में कुछ भी नहीं मिला। वहां सिर्फ एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गंदा कमरा था जहां डेली यूज का कुछ सामान पड़ा था। फार्म हाउस में कमांडोज को कहीं भी सद्दाम के होने के नामो निशान नहीं मिल रहे थे। तभी उस फार्म हाउस पर मोहम्मद इब्राहिम को बुलाया गया, जिसने जमीन पर पड़ी एक मोटी रस्सी की ओर इशारा किया। वो रस्सी जिसका एक सिरा जमीन पर रखे एक लकड़ी के ढक्कन के नीचे जाकर गायब हो जाता था। एक कमांडो ने आगे बढ़कर जब उस ढक्कन को हटाया तो नीचे का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। अंदर अंधेरे में से दोनों हाथ ऊपर करता हुआ निकला एक थका हुआ, उलझे बाल और लंबी दाढ़ी वाला शख्स, और उसने फुसफुसाते हुए कमांडो से कहा, आई एम सद्दाम हुसैन, द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, एंड आई एम विलिंग टू नेगोशिएट। वो बहुत शांत था, उसने कोई अपोज नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे पर हार की मायूसी साफ दिख रही थी। उसके पास से कमांडो को एक ग्लॉक पिस्टल, कुछ कैश और 2 राइफल मिली। सद्दाम को पकड़ने के बाद अमेरिकन फोर्सेज ने उसे बगदाद के पास एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस में रखा। शुरुआती इंटरोगेशन में उससे न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स के साथ उसके टेररिस्ट कनेक्शंस के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन सद्दाम ज्यादातर समय शांत रहा और सीधे जवाब देने से बचता रहा। कुछ ही महीनों बाद जून 2004 में अमेरिका ने सद्दाम को इराक की नई गवर्नमेंट को सौंप दिया ताकि उस पर आधिकारिक रूप से मुकदमा चलाया जा सके। सद्दाम हुसैन को साल 1982 में दुजैल नाम के गांव में शिया कम्युनिटी के साथ हुए एक बड़े हत्याकांड का अक्यूज्ड पाया गया। इसी केस में इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल में उसका ट्रायल चला, जहां उसे फांसी की सजा सुनाई गई।